नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम मुख्यतः 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, कोई मुख्य कॉन्सेप्ट अगर इस एडिटोरियल में आया है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तो उसको भी समझना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 25 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है नो 100% कोटा और ये संबंधित है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण से। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंक। तो हम देखते हैं कि ये जीएस पेपर 2 के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जहाँ की गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट। एडिटोरियल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में आदिवासी शिक्षकों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है और इस 100% आरक्षण को समाप्त कर दिया है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि 5 जजेस से ऊपर की बेंच जब भी सुप्रीम कोर्ट की बैठती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा इंपॉर्टेंट केसेस को डिसाइड करने के लिए बैठाई जाती है। तो इस 5 जजेस वाली बेंच ने आंध्र प्रदेश सरकार के शेड्यूल्ड एरियाज वो हैं जो कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंतर्गत आते हैं। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरियाज को हम आगे की कॉन्सेप्ट सेक्शन में देखेंगे। आगे कहा गया है कि यह मामला 10 जनवरी 2000 को आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए आदेश को कानूनी चुनौती देने से उपजा है। तो ये आदेश जो दिया था, जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये आजकल का नहीं है बल्कि 2000 का कानून है और तब से इस पर सुनवाई चल रही थी। तो पहले सरकार के फैसले को आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने खारिज किया, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको अनुमति दी और फिर यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और जहां ये फैसला आया है। राज्य सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था उसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें कि 33% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब से आने वाली महिलाओं के लिए भी था। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कारण बताए हैं अपने इस फैसले के पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% आरक्षण को संविधान की समानता की भावना यानी कि इक्वालिटी की स्पिरिट के विपरीत है और ये खास तौर से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 इन सब के विपरीत जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक अच्छे उद्देश्य से किया गया है, लेकिन फिर भी इसको अंततः सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। संविधान पीठ ने पाया है कि संविधान को शेड्यूल 5 यानी कि 5वीं अनुसूची के तहत शेड्यूल एरियाज में शिक्षक पदों को केवल एसटी के लिए आरक्षित करने से न केवल यानी कि अनुसूचित जाति और ओबीसीज अन्य पिछड़े समुदाय बल्कि अन्य क्षेत्रों के एसटी समुदायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 371D भी आंध्र प्रदेश पर लागू होता है और इस आर्टिकल के तहत पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो केवल उसी क्षेत्र में पब्लिक सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन भी है। इसकी वजह से भी इस तरीके के कानून को लाने से ना केवल एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी बल्कि अन्य क्षेत्रों के एसटी कैटेगरी के लोगों के साथ भी अन्याय होता है। आगे एडिटोरियल में यही बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवाओं की भर्ती के लिए एक स्थानीय क्षेत्र प्रणाली भी है और इसके तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा आंध्र प्रदेश में एक जिले या क्षेत्र का निवासी दूसरे जिले या क्षेत्र में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार 100% कोटा अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित कर देता है। तो ये एक दिक्कत का विषय था और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। तो राज्य सरकार ने 1986 में भी एक ऐसा आदेश जारी किया था जो कि आंध्र प्रदेश के ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया था और उस आदेश के बाद 2000 में एक अनुगामी आदेश में यानी कि एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर में इन क्षेत्रों में शिक्षकों के पद के लिए एसटी क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण प्रदान किया गया। राज्य सरकार का ये तर्क है कि ऐसे शिक्षक जो शेड्यूल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, उससे संबंधित नहीं हैं, जहाँ की स्कूल्स हैं, वो उस क्षेत्र में काम करना पसंद नहीं करते हैं और वो लगातार अनुपस्थित रहते हैं। इस वजह से टीचर एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे आरक्षण का प्रावधान रखा है। हालांकि केवल स्थानीय जनजातियों के सदस्यों की अनिवार्य भर्ती करना इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यानी व्यवहार्य समाधान नहीं हो सकता था
और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन यानी कि अन्य इंसेंटिव्स का भी सहारा लिया जा सकता था। तो निष्कर्ष ये है कि सकारात्मक विभेद यानी कि एफर्मेटिव एक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको पता होना चाहिए। तो सकारात्मक विभेद यानी कि एफर्मेटिव एक्शन अपना अर्थ खो देता है यदि वह खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि ओपन कंपटीशन के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि ओपन कंपटीशन रहे, आरक्षण भी जरूरी है। जो लोग ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको समान स्तर पे लाने की जरूरत है और इसके लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। लेकिन साथ ही साथ ओपन कंपटीशन या मेरिट, इसको भी नज़रअंदाज पूरी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में समानता खंड पर बहस के दौरान यानी कि जब इक्वालिटी के बारे में बात हो रही थी, इक्वालिटी के बारे में डिबेट हो रही थी, तब उन्होंने भी ये ऑब्जर्वेशन रखी कि कोई भी आरक्षण सामान्य रूप से सीटों के अल्प प्रतिनिधित्व के लिए होना चाहिए, यानी कि कोई भी आरक्षण होना चाहिए माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए, ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए नहीं हो सकता है। तो अगर टोटल सीट्स 100 हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक आरक्षण कर सकते हैं। और इसी चीज़ को इंदिरा साहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो आगे एडिटोरियल यही कहता है कि ये उन बिंदुओं में से एक है जो न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर लगाए गए 50% कैप के पक्ष में दिए गए हैं। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इसमें छूट दी जाती है जहां भी ये जरूरी है इस 50% की कैप का उल्लंघन हो, लेकिन इसके लिए विशेष मामला होना चाहिए, यानी कि कोई विशेष परिस्थिति जरूर होनी चाहिए। आगे एडिटोरियल कह रहा है कि इस तरीके की बहस से इस बात पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए कि अभी भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए आरक्षण की बेहद आवश्यकता है, विशेष रूप से शेड्यूल 5 वाले क्षेत्रों में रहने वाले एसटीज के लिए। तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये मान लेना चाहिए कि एसटीज के लिए आरक्षण की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस आरक्षण को एक प्रैक्टिकल रूप से सरकारों को देना चाहिए ताकि जो ओपन कंपटीशन है वो भी बना रहे। तो इस पृष्ठभूमि में ये भी कुछ हद तक निराशाजनक है कि अदालत ओबिटर डिक्टा यानी अनुषंगिक उक्ति के रूप में एससी और एसटी की सूची में संशोधन की वकालत करता रहा है। तो ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है कि इन पासिंग कमेंट्स मेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ऐसे भी कुछ कमेंट्स पास करता है जजमेंट के दौरान जिसको कि ओबिटर डिक्टा कहा जाता है, और ये प्रेसिडेंट की तरह लागू नहीं होते और ये उस डिसीजन का हिस्सा नहीं होते हैं। ये सिर्फ कोर्ट की राय है जो वो व्यक्त कर रहा है। एडिटोरियल ये भी कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूचियों में संशोधन करने की शक्ति पे कोई विवाद नहीं है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। लेकिन ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर जो उन्नत और संपन्न वर्ग अब आ गया है वही सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आरक्षण के लाभ को ट्रिकल डाउन यानी नीचे तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। एडिटोरियल का ये कहना है कि भारतीय समाज में अभी तक विषमताएं बनी हुई हैं और ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि ये जो संपन्न समाज है वो इस तरीके से हावी हो गया है कि आरक्षण का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है, और अभी भारतीय समाज को उस जगह तक पहुंचने के लिए अभी और समय लगेगा। तो ये एडिटोरियल का मानना है। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं की कॉन्सेप्ट। आज कॉन्सेप्ट्स टू लर्न में हम देखेंगे शेड्यूल्ड एरियाज और आर्टिकल 371D। शेड्यूल्ड एरियाज जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आदिवासी बसे हुए हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनकी स्थितियों में सुधार के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। राज्य में काम करने वाले प्रशासनिक तंत्र का पूरा विस्तार भी इन क्षेत्रों तक नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों को शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के अंतर्गत रखा गया है और इनको शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाता है। अब संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। तो संविधान का भाग 10 यानी कि पार्ट 10, इसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रशासन से संबंधित जो अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट हैं उनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 244 क्लॉज 1, जिसमें कहा गया है कि 5th शेड्यूल के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे। तो जो कि शेड्यूल 5 है और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों पे लागू नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, तो राष्ट्रपति को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राज्यपाल को राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति मांगे तब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए सलाह देने के लिए अधिकतम 20 सदस्यों वाली एक जनजातीय
सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहा जाता है। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष एक्ट किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्देश संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। तो ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो ये पैराग्राफ 5(1) शेड्यूल 5 के अंतर्गत है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई एक्ट किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या किसी मॉडिफिकेशन के साथ लागू होता है, यानी किसी अपवाद या संशोधन के साथ लागू होता है। संविधान को किसी भी समय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इससे शुरू होने के 10 साल के बाद यह अनिवार्य है। तो इसके हिसाब से 2 आयोग बैठाए गए हैं अभी तक, जिसमें कि UN धेबर द्वारा हेडेड 1961 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और दूसरा आयोग था 2002 में, जो कि दिलीप सिंह भूरिया द्वारा हेडेड था, और ये 2004 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका है। अनुच्छेद 371D यानी कि आर्टिकल 371D 32वें संशोधन अधिनियम यानी कि 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है, यानी कि स्पेशल प्रोविजन है। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा अनुच्छेद 371D को तेलंगाना तक विस्तारित किया गया है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान देखते हैं। तो आर्टिकल 371D में राष्ट्रपति को कई सारे दायित्व दिए गए हैं, कुछ पावर्स भी दिए गए हैं। तो उसके अनुसार उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो भी जरूरी है वो कदम उठाने हैं, और उन्हीं को राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए स्थानीय कैडर में नागरिक पदों को व्यवस्थित करने और किसी भी स्थानीय कैडर में पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए जो भी जरूरी है वो करवाना है। और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में भी राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं। राज्य में नागरिक पदों पर नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंधित कुछ विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए राज्य में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की स्थापना का प्रावधान भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को हैं आर्टिकल 371D के द्वारा, जो कि एक स्पेशल प्रोविजन है आंध्र प्रदेश के लिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल में। अब आइए देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, तो प्रीलिम्स में आर्टिकल 371D, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज, कौन कौन से स्टेट्स इसके अंतर्गत आते हैं, क्या प्रोविजंस हैं, इन सब पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 16, इन सब पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जहाँ तक मेंस की बात है, तो मेंस में आपको रिजर्वेशन के मुद्दे पे सवाल पूछा जा सकता है कि रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन देने का क्या औचित्य है, राज्य सरकार के पास क्या अधिकार प्राप्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या ये जो 50% कैप है इस पर भी पूछा जा सकता है। तो आरक्षण वाला जो मुद्दा है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर पूरी तरीके से अवगत हों, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ, और आपका जो व्यू है वो एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। इस पे ऐसे की भी संभावना हो सकती है रिजर्वेशन के मुद्दे पे, और ये जो बैलेंस्ड ओपिनियन है इसके लिए हमेशा आपको जो मापदंड रखना चाहिए वो रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे तो आप सही निर्णय पे पहुंचेंगे। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। दोबारा मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।